दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम तो घूम रहे हैं गिर में और साथ में आपके लिए समय निकालकर कुछ जो महत्वपूर्ण खबरें जो होती है आपको सुनाने के लायक, बताने के लायक, वो हम बता भी रहे हैं। तो आज आपने देखा होगा, शायद अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। हमारा जो वीडियो सेक्शन है उसमें तो आपको गिर डिवीजन के, गिर फॉरेस्ट डिवीजन के जो ऑफिसर हैं, डीएफओ साहब हैं, मोहन राम साहब, उनके साथ हमने आज साक्षात्कार किया हुआ है। गिर फॉरेस्ट को लेकर बहुत सारी चीजें जो है आपको बहुत नई जानने को मिलेगी। और अगर आपको यहाँ इस जगह पे घूमने के लिए आना है तो ये इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। आप उसमें भी अगर वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन डीएफओ साहब के मुंह से ही आपको सुनने को मिलेगी। तो ये भी था। एक किसानों को लेकर भी हमने आज एक कार्यक्रम किया हुआ है। गुजरात के किसानों की क्या स्थिति है उसको लेकर, और कृषि मंत्रालय किस तरह की नीतियां बना रहा है जो किसानों के हित में नहीं है और उसको लेकर आवाज उठ रही है, उसको लेकर भी हमने एक जो है खबर बनाई है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और ये खबर जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो दोधारी नीतियां होती है, किसी भी कौम, जात, समुदाय, संप्रदाय, धर्म के खिलाफ, क्या उसको लेकर, उसी पर हम एक जो है आज रोशनी डालने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि भाई अभी से जो है आप वीडियो की लिंक अगर आप हो सके उतनी शेयर कर दीजिए, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमसे जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम को अभी देख पाएंगे। और लाइक करना चाहें तो जरूर कर दें। तो देखिए, सवाल है कि इस देश में हिंदू मुसलमान के विभाजन पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता टिकी हुई है। अब इसमें आगे और भी जो है चीजें होने वाली है, हिंदुओं में भी विभाजन करने की बात हो रही है। लेकिन अब तक की जो भाजपा की राजनीति रही है वो हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन करके, ध्रुवीकरण करके, वो कहते हैं ना, योगी जी कहते थे 80-20 का रेशियो है, जो खुलेआम कहते हैं। अमित शाह साहब बात के गुजरात में कहते हैं कि अगर आपने भाजपा को नहीं जिताया तो घर में आतंकवादी घुस के मारेंगे। बेंगलोर कर्नाटका में जाके कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो दंगे होंगे। ठीक है, ये सब हो रहा है। इस दौरान जो है एक और चीज भी एक और घटना घटी है। वो ये है कि एक बहुत ही हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत ही पुराने एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, शमशाद पठान साहब। तो उन्होंने एक आवेदन जो है वो दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है मैं बताऊं आपको। तो उन्होंने ये आवेदन पत्र जो है दिया हुआ है हज कमेटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, और हज कमेटी को जो आवेदन पत्र दिया उसमें कुछ 3 मांगे की है। तो पहली मांग ये है कि गुजरात से जो हज यात्रा के लिए जा रहे हैं यात्री हैं, उनके पास से मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर के हज यात्रियों के पास से जो पैसे लिए जाते हैं, है ना, उतने ही पैसे उनसे भी लिए जाए। दूसरी बात कह रहे हैं कि गो या फर्स्ट एयरलाइंस के बदले सऊदी एयरलाइंस या फिर विस्तारा एयरलाइंस से हज यात्रा के लिए उनको भेजा जाए। और तीसरा उन्होंने जो है तीसरी मांग की हुई ये है कि 2100 सऊदी रियाल, 2100 सऊदी रियाल जो है, जो सऊदी जो है उसका ये वो करेंसी है। तो जो सऊदी रियाल है 2100, वो हर साल की तरह इस साल भी हाजियों को दिया जाए। तो हमने कहा कि विस्तार से ये सब बात पर जानकारी पाने के लिए, और ये क्यों उनको जो है देना पड़ा आवेदन पत्र, और क्या उनकी मांगे इसमें विस्तार से वो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप सबको, तो हमने कहा उन्हीं को आमंत्रित कर लेते हैं। तो हमने जो है शमशाद पठान साहब को आमंत्रित किया हुआ है, उनको अब जोड़ रहे हैं हमारे साथ। तो ये रहे शमशाद पठान साहब, अब उन्हीं से बात करते हैं। शमशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM और दस्तक दोनों पे। थैंक यू भाई, ये 3 मांग जो आपने की है, क्या जरूरत पड़ी आपको ये मांगे करने की, ये बताइए। देखिए मयूर भाई, आप सभी को पता है कि हज पे जाने की परंपरा 1400 साल पहले से चली आ रही है। और भारत देश में भी, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लगातार लोग, पहले जब हवाई जहाज नहीं थे तो समुद्र के जहाज से भी जाते थे हज के लिए जी। और सरकार तब से इसका संचालन और सारी देखरेख भारत के नागरिक के तौर पर भारत से जो लोग हज के लिए जाते थे उनके वापस लौटने तक की सारी जिम्मेदारी सरकार बहुत अच्छे से अभी तक निभाती आई है।
चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। मैं बिल्कुल भी इसको लेके पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और 2022 तक 2014 में जब ये सरकार आई, और ये सरकार का एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि हम हज की सब्सिडी ख़त्म करेंगे। जब हज की सब्सिडी ख़त्म की गई तो मुसलमानों ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं थी हज की सब्सिडी, क्योंकि हज जो है वो ठीक ठाक जिसको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है वो जाता है हज करने के लिए, इसलिए हमको सरकार की सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। और 2014 में जब ये सरकार लेके आई तो मुसलमानों ने उसका कोई विरोध नहीं किया, जो बिल्कुल सही भी है। लेकिन 2014 के बाद भी 2014 से लगा के 2019 तक, यानी इन 6 सालों में भी हज हुई, और इसी सरकार के शासन में हुई। और 2022 में, क्योंकि 20 और 21 में कोविड के हिसाब से इंटरनेशनल लोगों को हज करने के लिए मना किया, इंटरनेशनल लेवल से खाली सऊदी के लोगों ने हज की थी मक्का में। तो 2022 में भी हज हुई। अब ये 6 साल और ये 22 का 1 साल, यानी टोटल ये 7 साल इस सरकार में भी हुई हज। जब जो हाजी पैसा भर रहा था उसके पैसों में से एक पोर्शन होता था 2100 रियाल का, वो कैलकुलेट करके पहले से ले लिया जाता था। और वो 2100 रियाल जब 2 डेस्टिनेशन होते हैं यहाँ से जाने के टाइम पे, अगर आप अर्ली जा रहे हैं हज से काफ़ी 30 दिन पहले, तो मदीना शरीफ में आपको हाजी को आप पहले उतारते हैं, और अगर 10, 12, 15 दिन बाकी है तो हम जिद्दा में हाजी को उतारते हैं एयरपोर्ट पे। वहाँ पर वो 2100 रियाल उस हाजी को दिए जाते हैं ताकि वो काला बाजारी करके रियाल ना खरीदें, ब्लैक मार्केटिंग में से रियाल ना खरीदें। और साथ में कि उसको जब वहाँ पे क्योंकि वो दूसरी कंट्री में है, वहाँ के करेंसी की उसको जरूरत पड़ेगी, तो और उसको खर्चा करने के लिए आसानी रहे, उसको कोई तकलीफ ना पड़े, क्योंकि 2100 रियाल का जो पोर्शन इसीलिए रखा गया है ताकि वो हज कमेटी हज की तरफ से जो जाते हैं उसमें सिर्फ रहने का और आने जाने का पैसा सरकार बंदोबस्त करती है, हज कमेटी बंदोबस्त करती है। खाना जो है वो हाजियों को अपना खुद वहाँ पे करना पड़ता है जो हज कमेटी की तरफ से जाते हैं। वो 2100 रियाल इसीलिए होता था कि वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर ले, वहां जाए, किसी से भीख ना मांगे और उसको किसी की तकलीफ ना पड़े, उसके खाने पीने का दवा का जो खर्चा है वो 2100 रियाल में मेंटेन हो जाए। लेकिन इस बार सरकार ने बिना कोई तर्क दिए, बिना कोई वजह बताए वो 2100 रियाल नहीं देने का फैसला किया। अब सवाल है कि क्या 2100 रियाल का जब आप पोर्शन निकाल रहे हो तो क्या हज सस्ता होना चाहिए ना, क्योंकि इससे पहले वो 2100 रियाल अपनी जेब से आप नहीं दे रहे थे, वो हाजियों के पास से जो पैसा ले रहे थे उसी में से दे रहे थे। तो हम कंपेयर 2 सालों से कर सकते हैं, 2019 से और 2022 से। 2019 में जब हाजी गुजरात का हाजी हज पढ़ने गया था तो 2,36,000 रुपए उससे टोटल रकम भरवाई गई थी, और उस रकम में से 2100 रियाल दिए, यानी राउंड अबाउट 50,000 आपने वापस कर दिया उनको। 2,36,000 में से 50,000 आपका वापस हुआ, 1,86,000 रुपए हुआ। और जब हाजी वापस आ गया हज पे से तो भी उसको 6 से 7,000 आपने रिफंड किया। यानी 2019 में जो हज पढ़ने के लिए हाजी गया उसको 1,80,000 के आसपास में ये हज पड़ी, और आज के दिन पे 2023 पर पर्सन 1,80,000, और आज जो सरकार ले रही है पैसा वो 3,72,824 रुपए ले रही है। मयूर भाई, अगर हम 2019 से कंपेयर करते हैं 2023 में 1,80,000 और 3,72,824, यानी 115% से ज्यादा की वृद्धि हुई है 4 साल में। मैं आज जब उनके पास गया तो मैंने ये कहा भी, क्या सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम है जिसमें भारत का आम नागरिक भी पैसा लगा दे और 4 साल में पैसा डबल हो जाए? क्योंकि आपने तो पूरा डबल से ज्यादा कर दिया है। मतलब अगर इसमें सिर्फ मुसलमानों का या हाजियों का फायदा नहीं होगा, भारत के आम नागरिक का फायदा होगा अगर 4 साल में उसका पैसा डबल होगा। तो सही, जिस हिसाब से आपने हज के पैसे डबल कर दिए, तो आप ऐसी स्कीम और बॉन्ड लाइए कि लोगों के पैसे डबल हो जाए। तो सवाल ये है कि आपने वो 2100 रियाल निकाल दिया, उसका कोई तर्क नहीं दिया, कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए हमारा डिमांड है कि 2100 रियाल तो आप उनको हाजियों को दीजिए ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग से रियाल ना खरीदें। अब जब वो रियाल खरीदने जाएगा तो ऑब्वियस है कि सरकार से नहीं खरीद रहा है, वो ओपन मार्केट से खरीदेगा। तो वो पूरा के पूरा जो एक सिस्टम है ब्लैक मनी का, वो और ज्यादा डेवलप होगा। ये सरकार अपने हाथ में, जब तक सरकार ने इसको रखा था तब तक वो 2100 रियाल सरकार से लेता था और उससे अपना खर्च चला लेता था। अगर उसको जरूरत पड़ता तो वहां जाके वो सऊदी सरकार से
लेता था जो भी उसको जरूरत होती थी। लेकिन यहाँ तो आपने खुली छूट दे दी है। और लेकिन अगर रियाल आपने नहीं दिए तो पैसे कम करने चाहिए थे, आपने जी वो भी नहीं कम किया। 3,72,824। दूसरा हमारा जो डिमांड है, हम जो कह रहे हैं कि बैंगलोर, हैदराबाद या मुंबई से लेके जाया जाए, या और बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई के हाजियों से जो रकम ली जा रही है उतनी ही रकम ली जाए। अब सवाल ये है मयूर भाई कि हम भारत देश में रहते हैं, हम एक संविधान को मानते हैं। संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत के तमाम नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार होगा, उसको तमाम अधिकार समान मिलेंगे, उसकी तमाम फर्जें समान होंगी। तो जी बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई, ये जो एम्बार्केशन पॉइंट से हाजी जा रहे हैं उनसे 3,03,000, 3,04,000 और 3,05,000 लिए जा रहे हैं। और गुजरात से जो हाजी जा रहा है वो उससे 3,72,824 रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो मतलब कि 70 से 72 हजार का जो है वो गुजरात के अगर हाजी जाएंगे तो तो उनको 70 से 72 हजार रुपये उनको ज्यादा भरना पड़ेगा, बिल्कुल बाकी ज्यादा सबको। भरना पड़ेगा, बिल्कुल ज्यादा भरना। एक आम इंसान के तौर पे शायद हमारे दिमाग में ख्याल आ सकता है कि हो सकता है कि जो ट्रैवल का डिस्टेंस हो वो वहां से कम होगा, इसीलिए शायद पैसा ले रहे होंगे। तो मैंने जब उसको भी सर्च किया, उसको भी देखा, तो मुंबई जो है वो उसका एरोप्लेन अहमदाबाद के आसमान से होके जाता है और 100 किलोमीटर ज्यादा है यहाँ से। वैसे ही बैंगलोर और हैदराबाद जो है उसकी जिद्दा की दूरी अहमदाबाद से 700 किलोमीटर ज्यादा है। जिद्दा बिल्कुल। बैंगलोर से हैदराबाद, बैंगलोर से जिद्दा और हैदराबाद से जिद्दा 4200 किलोमीटर है और जी बिल्कुल। अहमदाबाद से 3430 किलोमीटर है। तो अगर जहां पे इतनी दूरी ज्यादा है, एरोप्लेन को फ्लाई इतना ज्यादा करना है, इतना ज्यादा उसका ईंधन जलेगा, तो वहां कम कैसे और गुजरात के हाजियों से ज्यादा कैसे? तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ गुजरात के हाजियों के साथ नहीं, एक गुजराती होने के नाते हमारे साथ, एक गुजरात के नागरिक होने के नाते गुजरात के साथ अन्याय हो रहा है। और जी इसमें प्रधानमंत्री मोदी को खुद इंटरवीन करना चाहिए। गुजरात के नागरिकों के साथ अन्याय क्यों हो? आप तो गुजरात से ही मुख्यमंत्री थे, आप गुजरात से ही जीत के वहां गए, तो आप गुजरात के नागरिकों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकते हैं? तो या तो तमाम देश के एक आप समान कीजिए। हज आपने ऐसे ही 115 टका महंगा कर दिया है। आपकी स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा में कहा था कि हज जो है वो 50,000 सस्ता होगा। तो अगर मैं मानूं 2019 को एक मापदंड और महंगाई को भी गिन लूं, तो ये हज जो है 2,70,80,000 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह पे ये हज जो जा रहा है वो 3,72,000 के आसपास जा रहा है। अच्छा शमशाद भाई, ये एक चीज ये बताइए कि ये गो फर्स्ट ने तो अब अपनी बैंकरप्सी जो है घोषित कर दी जी है ना? और आप कह रहे हैं कि जो उसको हज की जो यात्रा का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी इनको है तो इनको दिया गया है, तो ये उड़ा के लेके जा पाएंगे क्या? हाँ, ये मुद्दा भी हमने लिया है, क्योंकि अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया या हज कमेटी ऑफ गुजरात की तरफ से इस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। क्योंकि गो फर्स्ट ने 8 दिन पहले एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाई। एनसीएलटी में बिल्कुल। कहा कि 6,554 करोड़ रुपए हमारा लोगों को हमको चुकाना बाकी है। हम हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए जो हमको पैसा चाहिए, ईंधन के लिए, हमारे वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए, वो भी पैसे हमारे पास नहीं है, तो हमको आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। आज कोर्ट ने उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर भी कर दिया। अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद क्या प्रोसेस है? बतौर वकील मैं ये कह सकता हूँ कि इंसॉल्वेंट जब कोई कंपनी डिक्लेयर हो जाती है, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। तो अब प्रॉपर्टी, उसके एयरक्राफ्ट भी आ गए, उसके सारे संसाधन आ गए, तो बिल्कुल। अब तो वो ले नहीं जा सकते। तो आप उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। आपने मुंबई और हैदराबाद बैंगलोर वालों को, मुंबई वालों को सऊदी एयरलाइंस दी, हैदराबाद बैंगलोर वालों को आपने विस्तारा दे दिया। लेकिन गुजरात के हाजियों के लिए आपने गो एयर, गो फर्स्ट रखा, जो कि 10वें दर्जे की भी कंपनी नहीं है, उसकी कोई फैसिलिटीज नहीं है, उसके एयरक्राफ्ट पूरे एकदम सड़े हुए हैं, उसके बावजूद आपने उसको दे दिया। अगर कुछ हादसा हो तो जिम्मेदारी किसकी? तो उसकी बदनामी या जिम्मेदारी भारत सरकार की आएगी। तो भारत सरकार ऐसे फैसले क्या करने करती है? तो वो हमने, और खाली अहमदाबाद नहीं, और जब हमने इसका जो डिफरेंस गिना, 39,000 हाजी गो फर्स्ट से जाने वाले पूरे देश से, और 39,000 हाजियों के बीच का डिफरेंस अगर हम गिनते हैं, खाली गुजरात का जो रकम होती है वो 82,66,00,000 रुपए ज्यादा होती है दूसरों से। यानी गो फर्स्ट को आप सीधा सीधा 82 करोड़, 83 करोड़ का सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। क्यों भाई?
अच्छा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। एक और चीज बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि हर साल तकरीबन पूरे देश से कितने हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो हज करने के लिए जाते होंगे या जिनको जाना मिलता होगा, क्योंकि इसमें भी तो एक कोटा नक्की होता है हाँ, ना कि एक देश से इतने ही जा ये सकते हैं। पिछले साल तक 1,30,000 लोग गए थे। हर बार थोड़ा थोड़ा कोटा बढ़ता रहता है, जिस तरह से वहाँ फैसिलिटीज बढ़ती हैं उस हिसाब जी। से सऊदी गवर्नमेंट हर कंट्री को थोड़ा थोड़ा कोटा बढ़ाती है। तो इस बार 1,75,000 लोग भारत देश से हज करने के लिए जाएंगे। तो ये नंबर है। और इस बार 1,75,000 लोग जो हैं हज करने के लिए जाएंगे, हज करने के और लिए इसमें से जाएंगे। गुजरात गुजरात के कितने लोग जाएंगे गुजरात गुजरात से? में से अभी तक 9,000 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। 2,000 से 3,000 लोग और सिलेक्ट होने के चांस हैं। यानी 11 से ये 12,000 कब गुजराती। कब कब होनी है हज हज यात्रा की शुरुआत? ये हज यात्रा की शुरुआत कुछ फ्लाइट्स अब से 10 दिन के बाद से शुरू हो जाएगी देश में से। और गुजरात में से जो पहली फ्लाइट जाएगी वो 7 जून को जाएगी, और लास्ट फ्लाइट जो है वो 22 जून को जाएगी। और हज जो है मक्का में जो शुरू होगी वो 26 जून या 27 जून से शुरू होगी। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि गो फर्स्ट जिस जो इंसॉल्वेंसी जिसकी डिक्लेयर हो गई है, वो अगर इस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कर भी लेती है, तो उसको और एयरलाइंस के मुकाबले 80 से 82 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेंगे, सिर्फ गुजरात से। सिर्फ गुजरात से। हाँ, पूरे देश का आंकड़ा ये तो कह रहे बहुत हैं। बड़ा है। पूरे देश का आंकड़ा 800 से 1,000 करोड़ के आसपास जाएगा। नहीं, गो फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, गो फर्स्ट का ही मैं कह रहा हूँ। खाली गुजरात से ही उनको 82 करोड़ ज्यादा मिल रहा है। अच्छा। और 10 ऐसे एम्बार्केशन पॉइंट है, रांची है, गया है, गुवाहाटी है, औरंगाबाद है। ऐसे 10 एम्बार्केशन पॉइंट है जहां से 39,000 हाजी आ जाएंगे। उनसे भी अलग अलग, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये बड़े जो सेंटर हैं बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई, इनके कंपेयर में बाकी लोगों से, जैसे गुजरात के हाजियों से 70 से 80,000 ज्यादा लिया जा रहा है, ऐसे लाख लाख रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं दूसरे सेंटर से। तो मतलब गो फर्स्ट का जो घाटा है उसको शायद हो सकता है इससे कुछ कम करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन क्या पता। 6,556 करोड़ है मयूर भाई। अगर ये 1,000 करोड़ मिल भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं और निकल आज पाएगी। जब एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया आपको, तो आप अपना एक भी सामान इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये लोग जहाज उड़ा पाएंगे क्या? मैं नहीं मानता वकील, बतौर वकील, क्योंकि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद तो उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है। अब तो वो फिर ऑफिसर 6 या 7 जून से अगर गुजरात से जो है वो हज के लिए लोग निकलेंगे तो कैसे निकल पाएंगे फिर वो? अब देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए अरेंज करें, अच्छी फ्लाइट अरेंज करें, इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसका सेट होता है वैसी फ्लाइट अरेंज करें। हमारी डिमांड है, इसीलिए हमने कहा कि आप सऊदी एयरलाइंस जो आपने मुंबई को दी है या हैदराबाद और बैंगलोर को जो विस्तारा दी है, दोनों में से कोई भी एक फ्लाइट अरेंज करवाइए लोगों के लिए। और हमने लिए वेल इन एडवांस इसीलिए कहा है, ताकि आप लास्ट मोमेंट में 6 तारीख को आके ये ना कहें कि नहीं अब गो एयर नहीं है, गो फर्स्ट नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे मेरे मन में जो आता है मैं आपको पूछ लूं कि ये जो 2100 रियाल जो मिल रहे थे, अभी उन्हीं के पैसों से उनको दिए जा रहे थे, ये नहीं देने का निर्णय कौन करता है, और कोई पता चला कि क्यों किया गया और किसने किया ये निर्णय? मैंने कहा ना कि इसका कोई तर्क नहीं है। ये आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया और इसमें जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, जिसकी हेड हमारी मैडम साहिबा हैं स्मृति ईरानी जी, उनका डिपार्टमेंट करता है। उन्होंने लोकसभा में ये कहा था कि हमने हज के फॉर्म के पैसे माफ कर दिए और इस बार हम हज जो है वो 50,000 सस्ते में लेके जाएंगे। मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मैडम, आपने कहा था कि 50,000 सस्ते में लेके जाएंगे, आपने कहा था कि ये सबकी सरकार है, सबका साथ और सबके विकास वाली सरकार है, सबको अच्छा भी लगा था कि चलिए स्मृति ईरानी जी ने कहा है 50,000 कम होंगे इस बार हाजियों के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम 2019 के मुकाबले में आज इस पैसे को काउंट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 2019 में लोग 1,70,000 से 1,80,000 में गए थे, और उसके मुकाबले 2023 में आप 3,72,824 रुपए ले रहे हैं। पर मतलब ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसने ये निर्णय लिया है, ये कोई आप समझ में नहीं पा रहे इसको? अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो जो डिपार्टमेंट है वही कह सकता है।
इसमें अच्छा, 3 हज आने की कमेटी वजह में से थी। आपने जब ये बात बताई तो हज कमेटी ने कुछ कहा कि भाई क्या होगा इसमें, कुछ बात हज सुनी कमेटी जाएगी? गुजरात जो है वो कहें कि एकदम अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। उनके अधिकारी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की कमेटी में नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों से राय नहीं ली गई, आपसे पूछा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की कमेटी के अंदर बैंगलोर हैदराबाद के लोग हैं और हम लोग नहीं हैं, हमसे राय भी नहीं पूछी जाती है। तो मैंने बोला गुजराती होने का हमको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। जब देश को चलाने वाले दो बड़े लोग गुजराती हों, उसके बावजूद भी गुजरात के नागरिक के तौर पे हम इतना असहाय और असहज महसूस करें, ये कैसे चलेगा? देखिए, गुजराती होने का फायदा तो बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है वो अलग बात है। बाकी बाकी बहुत सारे लोग हैं, इनको बस इसी चीज का फायदा मिल रहा है कि वो गुजराती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, पर कमनसीबी की बात यह है कि आपको नहीं मिल रहा है, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, देश में जो स्मृति ईरानी जी ने कहा था, तो क्या आप गुजरात को छोड़ के कहीं और किसी राज्य में मुसलमानों को वो 50,000 रुपये कम हुए कि सबके नहीं, बढ़े? मैं नहीं मानता। मैं देखिए 3,03,000 सबसे लोएस्ट है जो कि बैंगलोर का है। 3,03,000 को भी मैं कंपेयर करूं बैंगलोर से और बैंगलोर के 2019 की कंपेयर करूं, तो बैंगलोर उस वक्त हज पे जो गया था वो 1,60,000 से 1,70,000 के आसपास गया था 2019 में। तो 1,00,000 अगर 70,000 भी मैं मान लूं, 1,00,000 या 80,000 मान लूं जो गुजरात का हाजी गया था, तो 3,03,000 वहां पे। तो 1,80,000 और 3,03,000, ओके, ओके। और उसमें 2100 रियाल आप ऐड कर दीजिए। सॉरी, 2100 रियाल ऐड मत कीजिए, बट मैंने हाँ, 2100 रियाल को काट के 1,80,000 गिना है। तो हाँ। 1,80,000 और 3,03,000, तो आप 20 और 1,23,000 बढ़ा 4 साल में। 50,000 कम और नहीं उसका हुआ। जो फिर आप वहां जाके जो रियाल में एक्सचेंज करवाएंगे, तो उसका एक्सचेंज का जो चार्ज हाँ, लगेगा, वो चार्ज वो वो अलग से सारी होगा। चीजें तो है ही वहां पे। वो अलग से होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं शमशाद भाई कि आपकी बात जो है वो माइनॉरिटी विभाग और हज कमेटी ऑफ इंडिया के कानों तक पहुंचे। और जो आपने कहा कि, और मुझे लगता है बड़े वो बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं आपके। और वो बात अगर सुनी जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर 50,000 रुपये कम करने की बात कर रहे हैं, उसी उसके बजाय आप 115% बढ़ा रहे हैं, तो ये तो अच्छे दिन नहीं है स्मृति जी। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, तो अच्छी बात है। शमशाद भाई, आपने बात रखी है, दर्शकों के समक्ष जो है जानकारी आपने प्रस्तुत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने समय निकाला। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आपका। फिर ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे आपसे, तो थैंक यू। बात होती रहेगी हमारी। थैंक यू शमशाद भाई, थैंक यू। ये शमशाद पठान साहब थे। तो अब आपने पूरा सुन ही लिया है, तो मैं अब इसको जो है उसमें कुछ मुद्दे पुनरावर्तित नहीं करूंगा, मुद्दों का पुनरावर्तन नहीं करूंगा, लेकिन बस यही है कि प्रॉब्लम यही हो जाती है कि कथनी और करनी में जो अंतर, जो फर्क, जो डिफरेंस हमको लगातार नजर आता है। और अगर आप सरकार ही इस तरह से एक्शन लेगी या काम करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसको जाके कहेंगे? जैसे शमशाद भाई कह रहे थे कि हज कमेटी ऑफ गुजरात तो अपने आप को निसहाय महसूस करती है। उनको लगता है कि हम तो उस कमेटी, जो नेशनल कमेटी, उसमें भी हमारी कोई पहुंच या रसूख नहीं है। तो क्या किया जाए इसमें? तो ये कार्यक्रम हमने आप तक पहुंचाया, बात और खबर और जो चर्चा थी उन्हें आप तक पहुंचाई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय, क्या आपकी टिप्पणी है, ये नीचे जो हमारा ये नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जरूर लिख के बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि आप इस कार्यक्रम के बारे में और इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं। और बाकी हमेशा हम आपसे कहते हैं कि अगर बात हमारी अच्छी लगती है तो फिर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके उतने लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, सहायता करें। अब इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। आप सब जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।